साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपको अपने 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के अगली कड़ी में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक का चर्चा करेंगे। इस भाग में अर्थात भाग 2 में जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है, नागरिकता का वर्णन है। किस चीज़ का वर्णन है? नागरिकता का। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग किसमें? भाग 2। सबसे पहले समझिए कि नागरिकता होता क्या है। अमूमन जो हम लोग जहाँ जन्म लेते हैं, जिस जगह पलते बढ़ते हैं, समझते हैं हम वहीं के हैं, वहीं के वासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। भावनात्मक रूप से सही है, लेकिन नागरिकता जो है एक राजनीतिक विधि है जिसमें व्यक्ति और राज्य के बीच में एक संबंध होता है। अर्थात नागरिकता जो है वो व्यक्ति और राज्य, मतलब जो स्टेट होते हैं, राष्ट्र होते हैं, उनके बीच में एक शुद्ध कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें राष्ट्र जो है व्यक्ति को कुछ सुविधाएं प्रदान करती हैं जिससे किसी भी व्यक्ति का चतुर्दिक विकास हो सके, और बदले में राष्ट्र व्यक्ति से कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है। ये जो सुविधाएं हैं और ये जो मतलब व्यवस्थाएं हैं वो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि हर एक देश में 2 तरह के लोग होते हैं, एक देशी और एक विदेशी। देशी को वो समस्त राजनीतिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो तत्कालीन समय में प्रचलन में होती है, लेकिन विदेशियों को वो चीज़ प्राप्त नहीं होते। अब इसको हम भारत के संदर्भ में समझते हैं। ये तो एक व्यापक चीज़ थी। भारत के संदर्भ में समझते हैं कि हमारे यहाँ नागरिकता क्या है। तो याद रखिए, जो हमारे यहाँ नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? इकहरी। भारत में इकहरी नागरिकता। इकहरी का मतलब समझ रहे हैं? मतलब एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वो भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक है। बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का नागरिकता उसे नहीं है। वो भौगोलिक भिन्नताओं के अधीन कहीं का वासी हो सकता है, अधिवासी हो सकता है, लेकिन नागरिक वो भारत का। अर्थात हम जितने भी लोग हैं वो इस देश के नागरिक, न कि किसी स्टेट के नागरिक। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि भाई कोई नागालैंड का है, कोई केरला का है, कोई कश्मीर का है, ये क्या चीज़ है? तो ये एक स्टेट भिन्नताएँ, राज्य भिन्नताएँ। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भौगोलिक स्थिति में उत्पन्न हुआ है, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को मानता समझता और उसी का पालन करता है। ये एक भिन्नता है जो कि हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी पहचान है। लेकिन राजनीतिक रूप से हम सब इस देश के नागरिक हैं और जो कानून बनेंगे वो सब पर बराबर होंगे। ठीक है? तो हमारे देश में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। कैसी है? इकहरी। अब देखिए, नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनेंगे, नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनेंगे, कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। कौन बनाएगा? संघ। ये संघ का विषय है। संघ का मतलब संसद बनाएगी। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं आप जानते हैं? कमेंट में लिख सकते हैं। तो नागरिकता संबंधी जो भी समस्या होगी कौन करेगा? संघ करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है कि नहीं है, ये निर्णय करना संघ का काम है। किसका काम है? संघ का। कोई भी व्यक्ति इस देश का नागरिक है कि नहीं है, ये देखना, ये समझना, ये बताना संघ का काम है, किसी स्टेट का नहीं। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या समझा कि भारत में एकल नागरिकता है, मतलब इकहरी नागरिकता। नागरिकता संबंधी विषय कौन देखता है? तो संघ देखता है, और संघ ही इन सब चीज़ों के संबंधी कानून बना सकता है। कैसे बनाता है, क्यों बनता है, ये समझेंगे अब आगे। तो देखिए, इसमें कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। यदि जब पढ़ें या लिखें कि संविधान के प्रारंभ, तो संविधान प्रारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान एक चीज और कर लेते हैं। प्रत्येक
व्यक्ति। देखिए ये दो शब्द आएंगे जब भी आप संविधान पढ़ेंगे, किसी भी राइटर का भी या कोई भी जो टीचर पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी। संविधान प्रारंभ से पहले, संविधान प्रारंभ के बाद, तो यानी कि इसको याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950। दूसरा आएगा प्रत्येक व्यक्ति। जब कहीं लिखा हो संवैधानिक किताबों में या कानून में कि प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो जेल में है, जो जेल में नहीं है, जो देश के सीमा के अंदर हैं या देश काम हेतु बाहर गए हैं या अपने कार्य के लिए भी बाहर गए हैं, तो उन सबको प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो जहाँ जैसे है उस स्थिति में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब यही हुआ। और संविधान प्रारंभ मतलब 26 जनवरी 1950। और कहीं कहीं मिलेगा कि संविधान जिस दिन अंगीकृत किया गया, संविधान जिस दिन अंगीकृत किया गया, तो किस दिन अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 संविधान जिस दिन अंगीकृत किया गया था। अब क्यों बताए हैं सो आगे समझ में आपको आएगा। देखिए इतना समझ रहे हैं, इतना जरूर समझिएगा, तभी आप आगे की चीजों को समझ सकते हैं। अनुच्छेद 5, एक चीज याद रखिएगा कि अनुच्छेद 5 से 9 तक जो प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किए गए। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 5 से 9 तक, अनुच्छेद 5 से 9 तक क्या था हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद से 5 से 9 तक जो कानून थे, जो प्रावधान थे, वो जिस दिन संविधान अंगीकृत किया गया उसी दिन उसको लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। क्यों लागू किया गया, क्या समस्याएं थी उसमें, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए जब देश बटा था उस समय अफरा तफरी का माहौल था। कुछ परिस्थितियां थी। पहली, लोग माइग्रेट हो रहे थे भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। दूसरा, बहुत सारे जो लोग थे वो उन जगहों पे रहते थे जहाँ जिसे आज हम विदेश का दर्जा देते हैं, जैसे म्यांमार में रहते थे, पूर्वी एशिया में रहा करते थे, सिंगापुर वगैरह में, फिर बहुत सारे लोग श्रीलंका में भी रहते थे, अफगानिस्तान तक यहाँ के व्यापारी वगैरह लोग जाते थे। तो इन सब के साथ समस्या ये हो रही थी कि माइग्रेट बहुत तेज़ी से हो रहा था। दूसरा, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो सारी बातों को समझ बुझ सकते थे। तीसरा, अंग्रेज़ तो चले गए, अब यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इतनी संकुचित और इतनी छोटी थी, संकुचित का मतलब कम संसाधनों वाली, छोटी थी कि उन सब चीज़ों को तत्काल बहुत तेज़ी से नहीं संभाल सकती थी। और जिस तरह का खून खराबा हो रहा था, लोग जिस तरह से आशंकित थे इन सब चीज़ों से, उन सब को देखते हुए ये जल्दी से जल्दी निर्णय करना था कि इस देश के नागरिक कौन होंगे, कौन नहीं होंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को तत्कालीन जो पूरे के पूरे वर्किंग सिस्टम, सरकारी सिस्टम था उसके और कुछ जो स्वयं समूह थे उन सब के द्वारा लोगों को क्या कह सकते हैं हम, समझाना बुझाना और ये बताना था कि आपको क्या कैसे करना है ताकि आने वाले समय में समस्याएं न हो। तो इन्हीं सब के लिए क्या किया गया कि अनुच्छेद 5 से 9 तक के जो प्रावधान थे वो 1949 में 26 नवंबर को जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ उसी दिन लागू कर दिया। अब क्या था इसको देखते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 जो है वो जन्म के आधार पर या उद्भव के आधार पर या देश के आधार पर नागरिकता देता है। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जो व्यक्ति अर्थात जिनका जन्म भारत में हुआ है, जिनके माता पिता भारत के हैं या दादा दादी भारत के हैं, वो भारत के नागरिक, ठीक है। यानी कि ये जन्म के आधार पर नागरिकता देता है। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर देता है। अर्थात उस समय तक जो जितनी बहुत बड़ी आबादी जो थी इसी तरह की थी जो भारत में जन्मे थे, ठीक है।
अनुच्छेद 5 जो है जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करती थी वैसे लोगों को जो यहीं जन्म लिए थे, जिनके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ था, या जो संविधान प्रारंभ से के 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे। संविधान प्रारंभ अभी समझाए थे ना कि संविधान प्रारंभ मतलब 26 जनवरी 1950 के प्रारंभ पूर्व से 5 साल पहले से वो भारत में रह रहे थे। यानी कि जन्म के आधार पर जो नागरिकता तत्कालीन समय में प्रदान की गई थी, किसके आधार पर? अनुच्छेद 5 के आधार पर। अब देखिए अनुच्छेद 06 ये था पाकिस्तान से आए लोगों के लिए। देखिए अभी क्या बोले कि उस समय माइग्रेशन हो रहा था, धर्म के नाम पर देश बटा था, लोग पाकिस्तान जा रहे थे, लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, तो उनके लिए भी व्यवस्था किया गया। क्या किया गया? अनुच्छेद 6 में उनके लिए व्यवस्था किया गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से आएंगे उनको भी हम नागरिकता देंगे, लेकिन उसमें कुछ खंड जोड़े गए। क्या? 19 जुलाई 1949, इसको याद रखिएगा। इसी दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच में परमिट सिस्टम लागू हुआ था। अर्थात जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, वो यदि 19 जुलाई 1949 यानी कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था उससे पहले आ गए थे, तो उनको किसी चीज़ की लिखन पढ़न की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं। ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1949 के बाद आए तो उनको ये करना था कि जो भी भारत सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी थे उनके सामने एक पत्र देना होता था और ये बताना होता था कि हम वहाँ से माइग्रेट हुए हैं और पिछले 6 महीने से हम यहीं रह रहे हैं। ठीक है। यानी कि 19 जुलाई 1949 के बाद जो भी व्यक्ति आएंगे उनको एक आवेदन देना होगा, एक विहित पत्र जो होता था उस पर लिख के देना होगा कि हम फला 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 है और हम यहाँ से माइग्रेट होके आए हैं और पिछले 6 महीने से भारत में रह रहे हैं, और उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन यदि 19 जुलाई 1949 से पहले से आए हैं उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो भारत के नागरिक। ठीक है। यानी कि 5 जो था वो जन्म के आधार पर, 6 जो था पाकिस्तान से आए लोगों के आधार पर। अब देखिए अनुच्छेद 07 ये था पाकिस्तान को गए लोगों के लिए। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में लौट गए। ठीक है ना। तो ये लौटना यदि संविधान प्रारंभ के बाद हुआ है तब तो कोई मतलब नहीं है, उन पर फिर अलग सिस्टम लागू होगी। लेकिन यदि पहले हो गई है, कोई व्यक्ति ऐसे तो डेट दिया हुआ है लेकिन उसको यदि गौण भी रखा जाए तो बहुत सारे व्यक्ति जो थे वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपने संपत्ति को बेचने या अपने किसी अन्य कार्य के लिए व्यापार जो करते थे, व्यापारी तो उस समय सब जगह थे, वो पाकिस्तान गए और अपने चीज़ों को सेटल करके फिर हिंदुस्तान आए, तो उनका भी ख्याल रखा गया। ऐसा नहीं था कि भाई नहीं आप तो पाकिस्तान चले गए थे, आपका संपत्ति था वहाँ ही था, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए भी व्यवस्था किया गया। उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया कि यदि आप हिंदुस्तान आते हैं तो आपको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते आप अनुच्छेद 6 किसका? अनुच्छेद 6 के मानक को पूरा करते हैं। किसको पूरा करते हैं? अनुच्छेद 6 के मानक को पूरा करते हैं, जो अभी हमने अनुच्छेद 6 को पढ़ा था। और माने आपका जो गमन था वो अल्प था। याद रखिए यहाँ पे 6 को पूरा करने का साथ मतलब है कि आपका जो गमन था वो अल्प था, यानी कि आप वहाँ बसने नहीं गए थे, अपने किसी काम के लिए गए थे, और जब लौटे हों तो वही जो 6 में था कि एक पत्र देना है, एक आवेदन पत्र देना है नियुक्त पदाधिकारी जो इस चीज़ के लिए नियुक्त थे कि हम भाई ऐसा ऐसा था और हम फिर 6 महीने पिछले से यहीं रह रहे हैं, उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो इस तरह से जो पाकिस्तान गए थे और फिर लौट के आ गए उनको भी नागरिकता प्रदान की गई, लेकिन उनको लिख के देना होगा। ऐसा नहीं कि वो अपना कुछ अलग विधि अपनाएंगे बाद में उनको नागरिक मान लीजिएगा, ऐसा नहीं। ठीक। अब देखिए
तो 6-7 जो था याद रखिएगा, भारत से गमन और भारत को गमन दोनों के लिए था। ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है। अब देखिए अनुच्छेद 8, अनुच्छेद ये 8 था वो भारत से बाहर के लोगों के लिए था। देखिए अनुच्छेद 8 उस समय क्या था कि बहुत सारे भारतवंशी पूरे दुनिया भर में फैले हुए थे, खास करके भारत, आधुनिक जो भारत देखते हैं, या 1935 के साथ भारत शासन अधिनियम अर्थात अखंड भारत जो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल मिला करके, पाकिस्तान मिला करके जो भारत था, उस समय के लोग, बहुत सारे लोग चले गए थे। गिरमिटिया का आपने नाम सुना होगा कि किस तरह से लोग अंग्रेज़ों के द्वारा उठा करके अफ्रीका और क्या कहते हैं दक्षिण अमेरिका के भूभागों तक ले गए थे। बहुत सारे लोग जो थे वो अपने जीवनोपार्जन के लिए या अन्य चीज़ों के लिए चले गए थे। उन सब का भी ख्याल रखा गया। अपन NIA का तो नाम सुना ही होगा, जिसका मतलब स्थापना ही भारत से बाहर हुई थी। उन सब लोगों के लिए रखा गया। तो उन सब के लिए क्या रखा गया? उसमें रखा गया पहला कि रखा गया कि उन वैसे व्यक्ति जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि का जन्म जो है अविभाजित भारत, किस भारत में? अविभाजित भारत, या 1935 के वर्णित 1935 के वर्णित भारत शासन अधिनियम में हुआ था। यानी कि वैसे व्यक्ति जिनके पिता पितामह का जन्म 1935 के वर्णित भारत में हुआ था, अर्थात अखंड भारत में हुआ था, वो किसी कारणवश बाहर चले गए हैं, उनके भी बच्चों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, उन्हें भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो वहाँ पर इंडियन काउंसिल है, जो वहाँ पे अधिकारी है, उनके सामने उनको आवेदन देना होगा, अपना पक्ष एक लिखित रूप में उनको देना होगा और उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ रहे हैं? यानी कि जो भारत से बाहर के लोग थे उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो जिनके पिता, दादा या ऐसे कोई पूर्वज जिनका जन्म 1935 के वर्णित भारत शासन अधिनियम, इस शब्द को याद रखिएगा, या मोटा मोटी अर्थ में कहे तो अखंड भारत में हुआ था, तो वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन उनको पंजीकरण कराना होगा किसके पास? जो इंडियन काउंसिल के लोग हैं या जिनको सरकार ने इसके लिए नियुक्त कर रखा है, उनके सामने एक आवेदन देना होगा, एक विहित जो फॉर्मेट होता है उसमें लिख के देना होगा और वो भारत के नागरिक होंगे। अर्थात अनुच्छेद 8 जो था वो भारत से बाहर के लोगों के लिए था। किसके लिए था? अनुच्छेद भारत से बाहर के लोगों के लिए था। अब देखिए अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10। देखिए अनुच्छेद 9 किसके लिए था? अनुच्छेद 9 ये है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता है, नहीं रहे, या कोई जो भारत से बाहर का नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 9 यही कहता है कि जो भारत के बाहर की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं या नहीं रहना चाहते हैं, वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अनुच्छेद 10 कहता है कि संसदीय विधान के अलावा, यानी कि वैसा कोई विधान जो संसद को छोड़ के कोई बनाएगी, वो हमारे नागरिकता को प्रभावित नहीं करेगी। अर्थात संसदीय विधान के अलावा हमारी जो नागरिकता है वो कोई नहीं छीन सकता। अर्थात हमारी जो नागरिकता है संसदीय विधान के अलावा नहीं छीनी जा सकती है, और कोई ऐसा कानून, कोई भी संस्था, कोई स्टेट या कोई नहीं ऐसा बना सकता है जो हमारे नागरिकता को प्रभावित कर सकता है। अर्थात हमारी जो नागरिकता है वो संसद के रहमो करम पर निर्भर है। किसके रहमो करम पर निर्भर है? संसद के। हमारी नागरिकता किस पर है? संसद पे। तो हमने 9 को देखा। 9 जो है वो निरस्ता के बारे में है। किसके बारे में है? निरस्ता के बारे में। किसके निरस्ता? तो हमारे नागरिकता के निरस्ता, मतलब हम नागरिकता कैसे, हमारी नागरिकता कैसे जा सकती है, ये है। याद रखिए ये सब कब के लिए थे?
उस समय के लिए जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हो गया उसके बाद संविधान जो निर्माताओं थे उन्होंने संसद को अधिकार दिया था। क्या दिया था? संसद को अधिकार दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट 11, उन्होंने संसद को अधिकार दिया था किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत, कि संसद समय समय पर जो वह समझे उस आधार पर भारतीय नागरिकता के अर्जन एवं त्यागने की जो विधियां हैं उस पर वो बना सकती है। अर्थात अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद, कौन है? संसद नागरिकता के विषय में कानून बना सकता है। अभी तक जितने भी कानून नागरिकता से संबंधित बनते हैं सभी इसी अनुच्छेद के तहत बनते हैं। किसके अनुच्छेद के तहत बनते हैं? अनुच्छेद 11 के तहत पर। तो देखिए हमने 5, 6, 7, 8 पढ़ा। 5 किसके लिए था? जो जन्म से भारतीय थे। 6 किसके लिए था? जो पाकिस्तान से भारत आए थे। 7 किसके लिए था? जो पाकिस्तान को भारत गए, फिर भारत से पाकिस्तान को गए, फिर वो लौट गए। 8 किसके लिए था? जो भारत से बाहर कहीं जन्मे थे। ठीक है। 9 किसके लिए था? निरस्ता के बारे में, यानी कि जो व्यक्ति भारत से बाहर की जो नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं उनकी जो नागरिकता भारत की वो खत्म हो जाएगी। याद रखिए जो खत्म होने वाली नागरिकता है या अर्जित है क्या है? ये संसद का काम है, सॉरी संघ का काम है। देखना 10 क्या था? हाँ 10 क्या था कि 10 ये कहता है कि संसदीय विधान के अलावा अन्य किसी विधि से हमारी नागरिकता नहीं जा सकती है। यानी कि जो संसद कानून बनाएगी उसी के आधार पर हमारी नागरिकता होगी। यानी कि संसद के रहमो करम पर ही हमारी नागरिकता है। और 11 क्या कहता है कि संसद समय समय पर जो वो उपयुक्त समझे, जैसा वो समझे, नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। ऐसा क्यों किया गया? कभी समझते हैं? ऐसा इसलिए किया गया कि तत्कालीन समय का जो माहौल था वो अलग था। दुनिया फिर आगे चेंज होते गई और फिर ये आगे बदलते गया। क्या बदला, कैसे बदला, आगे देखते हैं। तो इतना समझ गए कि संसद में नागरिकता जो है वो कैसे क्या है। सबसे पहले समझिएगा कि भारत में जो नागरिकता है इकहरी नागरिकता है, अर्थात हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के नहीं। ये हमारी भौगोलिक विशेषता और विभिन्नता हो सकती है। राजनीतिक रूप से हम एक हैं और देश के नागरिक हैं। दूसरा क्या है कि नागरिकता संबंधित जो भी कानून बनाएगी संसद बनाएगी, ये संघ का देखना काम है। और ये संघ ही निर्णय करेगा कि कौन व्यक्ति इस देश का नागरिक है, कौन व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है। ठीक है। अब समझिए, अब देखिए इसमें कुछ नियम क्या है। पहला है अर्जन और दूसरा क्या होगा? मतलब विसर्जन। विसर्जन लिख देते हैं, यानी कि विसर्जित हो जाना। तो हम भारत की जो नागरिकता है कैसे ले सकते हैं और हमारी नागरिकता कैसे जा सकती है। तो देखिए अब एक सवाल आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए कि आखिर जब हम एक देश बन गया, एक राजनीतिक समूह बन गया, भारत हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, तो फिर ये नागरिकता लेने देने की सवाल कहाँ से उत्पन्न हो जाती है? भाई तुम जहाँ के नागरिक हो ही रहो, हम जहाँ के हैं रहो। तो नहीं, आप यदि मानवीय इतिहास का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो माइग्रेशन, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये यूनिवर्स का नियम है, संसार का नियम है। लोग जो है वो माइग्रेट करते ही हैं। ये ऐसी आज तक दुनिया में कोई विधान नहीं बना, ऐसा आज तक कोई कानून नहीं बना, ऐसा आज तक कोई देश नहीं बना जो इस चीज़ को रोक सके। यानी कि माइग्रेशन जो है, याद रखिएगा, समझिएगा और मानिएगा कि माइग्रेशन इस धरती का सबसे पुराना और सबसे शाश्वत रूल है। अर्थात लोग माइग्रेट करेंगे। क्यों करते हैं? कभी उत्तम भविष्य के लिए, कभी अपनी जान प्राण बचाने के लिए। आज देखिए शरणार्थी की क्या समस्या है पूरे दुनिया भर में। कभी कभी माइग्रेशन जो होता है वो क्या कह सकते हैं, भौगोलिक समस्या के कारण हो जाता है। बहुत बड़ा अकाल आ जाना, बहुत बड़ा विध्वंस हो जाना, ज्वालामुखी फट जाना, तो लोग माइग्रेट करेंगे। ऐसा थोड़ी वो ज्वालामुखी में बैठे रहेंगे। तीसरा क्या है कि जो बड़े बड़े देश हैं, बौद्धिक रूप से उन्नत देश होते हैं, वो बौद्धिक लोगों का माइग्रेट करा लेते हैं। जैसे भारत के लोग अभी विभिन्न क्षेत्रों में पूरी दुनिया में जा रहे हैं और वहीं रह जा रहे हैं।
तो इस तरह का माइग्रेशन एक पूरी दुनिया में होते रहता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र बहुत पसंद आता है, वहीं बस जाते हैं। तो इस तरह से ये माइग्रेशन होता है और इसी चीज़ को रखते हुए हर एक देश कहीं ना कहीं नागरिकता का प्रावधान रखे हैं। हालांकि कोई बहुत कड़ा रखा है, कोई बहुत धीमा रखे हैं। और माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन कैसे होता है, जो देखिए, हम में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाकर बसना चाहते हैं। ठीक, कोई अफगानिस्तान, सीरिया में तो नहीं बसना चाहता। क्यों? क्योंकि वहाँ उस तरह की गुणवत्तापूर्ण वातावरण नहीं है जहाँ एक मानव का उत्तम विकास हो सके। तो इसीलिए ये समझ के रखिएगा कि माइग्रेशन होगा। तो इसी माइग्रेशन को मानते हुए, समझते हुए प्रत्येक देश अपने यहाँ कुछ न कुछ नागरिकों को एंट्री देता है, कुछ को नहीं देता। वो हर का अपना अपना रोल है। तो भारत में क्या है, देखिए, भारत में जो नागरिकता का अर्जन का जो है, पहला क्या है, जन्म से। दूसरा क्या है, उद्भव से। तीसरा क्या है, पंजीकरण से। चौथा है देशीकरण से। पांचवा क्या है, क्षेत्र विलय से। यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा, या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हैं और कोई एक जो है अवैध नहीं हो तो उसके जो बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। दूसरा क्या है, उद्भव से। कोई बाहर में जन्म लिया है, उनके माता पिता भारतीय में से कोई एक भारतीय हैं और दूसरा अवैध नहीं है, और वो वहाँ रजिस्ट्री के लिए दिया है भारत के जो राजदूत हैं उनके सामने या उनके ऑफिस के सामने कि भाई हम फला फला है, ये मेरा बच्चा है, ये इंडिया का नागरिक रहेगा, तो उसको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। तीसरा क्या है, पंजीकरण से। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ शादी किया, मतलब भारतीय से शादी किया, तो वो पंजीकरण वगैरह करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या है, देशीकरण से। कोई व्यक्ति भारत में रहना चाहता है, यहीं नौकरी बाकरी करना चाहता है या यहीं बसना चाहता है तो वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। अगला क्या है, क्षेत्र विलय से, अर्थात कि कोई क्षेत्र भारत में विलित हो गया, जैसे सिक्किम, गोवा, ये सब हुआ, तो वो भी भारत के नागरिक होंगे। लेकिन ये साफ साफ नहीं है, इसमें कुछ कुछ कहीं कहीं शर्त है जो कि समय समय के अनुसार बदलते रहे। आपको पता है कि 1986 तक, 26 जनवरी 1950 के बाद 1986 तक कानून था कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय होगा, उसके माता पिता कोई भी हो। बाद में जब पूरी दुनिया से समस्याएं उत्पन्न होने लगी इस तरह के शरणार्थियों की, और अफ्रीका में उत्पीड़ित के बाद श्रीलंका में जो LTT से झगड़ा झंझट हुआ, उसमें और भी इन कारणों से बहुत सारे भारतीय यहाँ आने लगे, भारतवंशी आने लगे। तब भारत सरकार ने कुछ कड़ापन किया और कहा कि नहीं, हम भारत की नागरिकता उन्हीं को मान देंगे जिनके पिता जो हैं वो भारतीय हैं, जन्म के समय भारतीय हैं। बाद में 92 में बोला गया कि नहीं, माता या पिता दो में से कोई एक भारतीय हैं। बाद में 2004 में और भी बदलाव किया गया कि भाई नहीं, माता पिता तो हैं, कोई एक रहेगा, लेकिन अगला जो है मतलब दो में से कोई एक, यानी कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय है और अगला जो है वो अवैध अप्रवासी भारत का नहीं है। थोड़ा सा कड़ापन किया गया क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे और भारत की जो संसाधन थे, भारत की जो क्षमता थी वो खुद कम हो रही थी। तो ये सब मैंने साधारण शर्त बताए हैं, और भी शर्तें हैं। उसके अलावा उद्भव के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, क्षेत्र विलय के आधार पर, ये टोटल 5 आधार पर आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए विसर्जन। विसर्जन आप कैसे कर सकते हैं? विसर्जन क्या है कि पहला खुद से या अपनी खुद से ही समझिए, स्वेच्छा से। खुद से मतलब स्वेच्छा से। स्वेच्छा से, थोड़ा राइटिंग मेरी कमजोर है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं दोबारा। खुद से यानी कि स्वेच्छा से। कोई व्यक्ति चाहता है कि वो भारत का नागरिक न रहे तो भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है, कोई भारी चीज नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरे देश की नागरिकता
करने पर। देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अमेरिका का